हम जितना इजराइल को देते हैं, मोसाद हमें उससे ज़्यादा मूल्य की सूचना देता है। हमारे पासपोर्ट पर लिखा रहता था कि भारतीय लोग साउथ अफ्रीका और इजराइल जा नहीं सकते, लेकिन उनकी खुफिया एजेंसी के साथ हमारा संपर्क था। ऐसा हुआ कि मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था जो कि इजराइल का हिस्सा है। उस हमारे किसी मित्र ने उनसे कहा कि आप लोग यहाँ, अब आपको क्या लगता है हम लोग यहाँ नहीं हैं? तो हमारे यहाँ ऑफिशियली 1960 से मोसाद की अपनी जगह बनी हुई है, उसका उपयोग हमारी सरकार कर रही है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। हमारे अपने सीक्रेट्स हमारे नहीं रह गए हैं। पेगासस जो हम पे जासूसी करेगा वो औरों को भी देगा। उनके कई सारे इस तरह के एप्लीकेशंस हैं, उसमें उनके पास हमारी सारी जानकारी चली जाती है। जब से यहाँ से खबरें जाना शुरू हुई हैं कि भारत में एक समुदाय के खिलाफ कुछ चीज़ें हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, हिंसा हो रही है, उसके बाद वहाँ पे एक ऐसा माहौल बना है कि भारतीय लोग जो हैं वो शांतिप्रिय लोग नहीं हैं। मैं 1984 से सुन रहा हूँ इजराइल के खिलाफ बोलने वालों के लिए करियर ख़त्म हो जाता है। ये तब से बात मैं सुन रहा था जब पहली बार पढ़ने के लिए गया। वो प्लान बी में एप्स्टीन की तरह के लोग आते हैं। एप्स्टीन का काम था, देखिए एप्स्टीन एक माना जाता है टीचिंग असिस्टेंट थे, उनके पास $500 मिलियन कहाँ से आ गए, सवाल खड़ा होता है। जो अटॉर्नी जनरल यूएस की कहती हैं पैम बॉर्नी, जो देना नहीं चाहती एप्स्टीन फाइल, कहती हैं कि करीब 10 लाख पन्नों से ज़्यादा की रिपोर्ट उनकी बनी हुई है और उसको ठीक करने में बहुत समय लगेगा। उन्होंने कहा है कि अगर आप चुनाव हार गए तो इस कमरे में जो लोग बैठे हैं वो सब जेल में होंगे। वो ओपनली कह चुके हैं, ट्रंप भी कह चुके हैं ऐसा हुआ तो तुम सब लोग जाना होगा, मेरा इम्पीचमेंट हो जाएगा। उनके आधार पर 98% कांग्रेसमैन जो है, जो मेल कांग्रेसमैन की बात कर रहा हूँ, वो सब इन्वॉल्व हैं। 98% रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों के। लेकिन ट्रंप उसके सबसे बड़े मित्र थे, सब बड़े समर्थक थे। यहाँ तक ये कहा जाता है कि मेलानिया ट्रंप जो थी वो एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी ट्रंप से मिलने के पहले। नेतन्याहू ने खुद कहा कि टिकटॉक खरीदना जो है बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक ज़रूरत हमारी है, जिससे कि वो जानते हैं कि इससे समाज में अपनी अफवाहें फैला सकते हैं। पैलेस्टीन के साथ कौन है? उनके साथ कोई नहीं है। सिर्फ एक ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकार की भावना में विश्वास रखने वाले लोग हैं जो यूरोप में हैं। आज 70% यहूदी कहते हैं इजराइल अगर ऐसा देश है तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। आज इजराइल अपने आप में सबसे घृणित देश माना जा रहा है, लेकिन सीआईए और मोसाद तो एक ही है। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं सीआईए और मोसाद को एक लेकर के, तब तक कहानी पूरी होती नहीं। अब सब लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल जो भी कर रहा है, उसकी जितनी मानवाधिकार के हनन की जितनी घटनाएं हुई हैं और जेनोसाइड घटनाएं हो रही हैं, उस सब में अमेरिका कॉम्प्लिसिट है। बोर्ड ऑफ पीस का प्लान जो है, गाजा का काम कॉन्ट्रैक्टर अपने दामाद को देने का काम है। उसमें मानवाधिकार की बात नहीं है, उसमें फ़लस्तीन के समर्थन की बात नहीं है, उसमें एक गलत काम को ठीक करने की बात नहीं है। वो सिर्फ इसलिए जो कि एक डेवलपर अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसका दामाद भी डेवलपर है, उसको गाजा काम दिया जाएगा, उसको ऑफिशियली इसमें डाल दिया गया है। आजकल क्या बहस हो रही है अमेरिका में? वो कहते हैं कि ये हमारा अपना देश है कि हम इजराइल के गुलाम हैं। ये बहस अमेरिका में खुलेआम अब हो रही है। ये हम सोच भी नहीं सकते थे 1 साल पहले। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी बात मुद्दानी की थी, उन्होंने कभी कोई बात छुपाई नहीं। जैसे निकी हेली का बेटा है, वो कहता है मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं सिख नहीं हूँ, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं मुसलमान पहले हूँ। तो ममदानी की बात एकदम अलग थी। उससे ये बात साफ हो, अगर न्यूयॉर्क यहूदियों के खिलाफ जा सकता है तो अमेरिका भी जा सकता है। हिंदुत्ववादी भारतीय जिस तरह से अमेरिका में बात करते हैं, वो देख मुझे लगता है ये कैसे दक्षिणपंथी हैं, कैसे प्रतिक्रियावादी लोग हैं। हम गए अमेरिका, हमने क्या कहा, अब की बार ट्रंप सरकार। हम गए इंग्लैंड, हमने क्या कहा, ये सरकार बनाओ। तो अगर हम खुद कर रहे हैं तो वो भी हमारे यहाँ करेंगे। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूँ। जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, मुझे रात में एक अफ्रीकन ने जगाया जो कि विदेश में था। उसने कहा हमारे लीडर की हत्या हो गई है। इंदिरा गांधी की पोजीशनिंग ऐसी थी। नमस्कार, बात बोलेगी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हम लोग आए दिन इजराइल और उसके द्वारा छेड़े गए युद्ध और नरसंहारों की चर्चा करते रहते हैं। अक्सर यहूदी लॉबी का जिक्र होता है कि किस तरह से उसने अमेरिकी राजनीति को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। लेकिन अमेरिका अकेला देश नहीं है जहां उसका दखल है। भारत भी ऐसे देशों में शुमार किया जाने लगा है जो इजराइल और मोसाद के प्रभाव में आ चुका है। इजरायली खुफिया एजेंसी
मोसाद के द्वारा की जाने वाली हत्याओं और कोवर्ट ऑपरेशंस का खौफ दुनिया भर में माना जाता है। उसके काम करने के तरीकों में एक वो भी है जो एप्स्टीन फाइल्स के रूप में हमारे सामने आ चुका है। इजराइल जासूसी के बहुत से ऐसे हथियार बनाता है जो ब्लैक लिस्टेड भी हैं, मगर इजरायली कंपनियां उन्हें बेचती रहती हैं। मोदी सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल कैसे किया हम सब जानते हैं। इजराइल एक ऐसा देश है जिससे लगभग पूरी दुनिया नफरत करती होगी। उसे एक उद्दंड देश के रूप में देखा जाता है जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानता और ना ही मानव अधिकारों की चिंता करता है। यहाँ तक कि जो लोग यहूदियों के साथ हमदर्दी रखते हैं वे भी उसकी नस्लवादी नीतियों के कारण उससे नफरत करते हैं। ये नफरत गजा पट्टी में किए गए नरसंहार और फिलिस्तीनियों के दमन के बाद और बढ़ी है। लेकिन कुछ लोग, कुछ पार्टियां, कुछ सरकारें ऐसी भी हैं जिनके लिए इजराइल रोल मॉडल है। वे उसके तौर तरीकों को अपनाते हैं, उसके नक्शे कदम पर चलते हैं। आज बात बोलेगी में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो बरसों से इजराइल और मोसाद के कारनामों, अमेरिका और भारत की राजनीति में उनके दखल पर काम करते रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश झा हैं। सतीश जी जनसत्ता और दिनमान के संपादक रह चुके हैं। वे अमेरिका में रहते हैं मगर भारत में शिक्षा और दूसरे क्षेत्रों में काम करते रहते हैं। सतीश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मेरा पहला सवाल ये है कि ये चर्चा बहुत आम होती है और अभी हाल में और भी बढ़ गई कि किस तरह से अमेरिका यहूदी लॉबी से नियंत्रित होता है। यहूदियों का वहाँ की राजनीति में इतना दबदबा है कि वो तय करते हैं कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं बनेगी। और अभी जो एप्स्टीन फाइल्स वगैरह का मामला आया उसके बाद तो ऐसा लगा कि मोसाद भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मोसाद, यहूदी लॉबी, ये सब मिलकर अमेरिका की राजनीति को कंट्रोल करते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, जब तक अमेरिका के सेनेटरों ने इस बात पे अपनी बात नहीं कही तब तक हम सोचते थे कि दबी हुई बातें हैं। जो सामरिक बातें होती हैं, जो दो देशों के बीच की खुफिया बातें होती हैं, उनमें एक कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्रीमेंट भी होता है और आमतौर पे उस पर कानून भी ऐसा है कि उसका जिक्र भी नहीं कर सकते। लेकिन जब सेनेटरों ने जिक्र करना शुरू किया, उनमें से पहली बार एक ने कहा कि हम जितना इजराइल को देते हैं, मोसाद हमें उससे ज़्यादा मूल्य की सूचना देता है और इंटेलिजेंस देता है और उसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। किसी ने कहा कि 100 गुना उसका मूल्य होना चाहिए जितना हम देते हैं, क्योंकि अब बात हो रही थी कि हम एक ऐसा देश जो बच्चों को 4-4 गोलियों से मारता है, 2-2 महीने के बच्चों को 4-4 गोलियां मारी गई हैं, जो डॉक्टरों को काम नहीं कर, जो UNWRA को जो है उसके दफ्तर गिरा देता है, जो करीब 7-8 लाख लोगों के मरने की अभी भी हाल में खबर आई है। उसमें एल्बनीज़ जो कि UN रिपोर्टर, उन्होंने कहा है कि 3,60,000 बच्चे मारे गए हैं। इतनी खबरों के बाद भी जब उस पर बहस हुई कि इजराइल को पैसे देना बंद करो, तो लोगों ने कहा कि जो उससे हमें मदद मिलती है इंटेलिजेंस में, उसका जो है उसका मूल्य 100 गुना है जो हम उसको देते हैं। तो वहाँ से बात शुरू होती है। फिर टेड क्रूज, उनके बड़े मान्य सेनेटर हैं टेक्सास के, उन्होंने कहा कि हमें बिब्लिकल हमारी वजह है कि हमें इजराइल को समर्थन देना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में कहा गया है कि वो पवित्र स्थान है, उसके सब ऊंची जगह है। फिर लिंडसे ग्राहम ने कहा, उनके बड़े भारी सीनियर सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि इजराइल का समर्थन अमेरिका की जिम्मेदारी है, जो इजराइल का समर्थन नहीं करेगा वो राष्ट्रपति भी नहीं बन सकता। इस तरह की बातें हमेशा से रही हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हार्वर्ड में एक लड़के ने पैलेस्टीन के समर्थन में बात की, उसको डिसमिस करने की बात हुई, पुलिस पकड़ के लेके चली गई। अगर आप पैलेस्टीन के समर्थन में बात करें और उसको मानवाधिकार का मुखिया होने के वाले देश में जगह ना मिले, तो फिर सोचना पड़ता है कहाँ कहाँ गड़बड़ है। एक प्रोफेसर जेफरी सैक्स हैं जो कोलंबिया के यूनिवर्सिटी के बड़े भारी प्रोफेसर हैं, अर्थ इंस्टीट्यूट के फाउंडिंग डायरेक्टर हैं, वो हार्वर्ड में पहले प्रोफेसर थे, और उन्होंने, उनकी एक प्रतिभा ये है, उन्हें करीब 50 से एक राष्ट्राध्यक्षों के साथ व्यक्तिगत रूप से सलाहकार के रूप में काम किया है। तो हमारा ख्याल है कोई भी ऐसा प्रोफेसर नहीं है जितने इतने राष्ट्राध्यक्षों के साथ काम किया हो। उनकी बहुत ऊंची पहचान है वो जगह। जब हम पढ़ते थे अमेरिका में, तो जो 4 हमारे मित्रों में से जो परिचित लोगों से पहली परिचय हुआ था, जेफरी सैक्स, लैरी समर्स जो कि हार्वर्ड के प्रेसिडेंट बने, और प्रोफेसर राज शाह शिकागो वाले थे, और मैं था।
तो उससे तब से पुराना परिचय है, लेकिन इतने बड़े हो जाएंगे इसका मुझे भी अंदाज़ नहीं था। अब इतने बड़े प्रोफेसर बन गए हैं, उनकी बात को सुनना पड़ता है। उन्होंने कायदे से ये कह के दिखाया है कि कैसे 1948 से इजराइल के बनने के बाद उनका एक जो मौलिक जो लक्ष्य था वो ये था कि किसी तरह से इजराइल में जो फ़लस्तीनियन को ख़त्म करो। तो जो जेनोसाइड उनका और जो मूल उद्देश्य था, अभी 2 दिन पहले जेकब रॉथशाइल्ड ने बात की कि इजराइल का जन्म कैसे हुआ, उसके बाद कैसे उनकी संस्थाएं बनी, और अब जो है आईडीएफ को ऐसा खुला हाथ दे रखा है नेतन्याहू ने। अच्छा, उसके बाद ये बात हुई, एक चार्ली कर्क थे। चार्ली कर्क के बारे में कहा जाता था कि ट्रंप के जीतने में चार्ली कर्क का बहुत बड़ा हाथ है। ये हैं कौन? इन्होंने एक संस्था बनाई, टर्निंग पॉइंट अमेरिका, यूएसए। टर्निंग पॉइंट अमेरिका में उन्होंने कोशिश की बताने की कि जो भी, अब मान लीजिए, जो पुरानी मूल्य जो थे, जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट यानी कि जो सफ़ेद या गोरे लोग जो हैं, वो उनमें ज़्यादा क्षमता है औरों के बजाय, इस विचारधारा की निकले। और शुरू मानते थे कि जो भी अमेरिका कहता था, जो कि दक्षिणपंथी उनके विचारों से चलते थे। लेकिन एक बार उन्होंने पूछा कि 7 अक्टूबर 2023 को जिस दिन इजराइल ने कहा कि हमारे यहाँ हमास ने आके इतने लोगों को मारा, 1000 लोग मारा, तो चार्ली कर्क ने एक सवाल पूछा छोटा सा। कहता, मैं भी गाज़ा गया, वहाँ 45 मिनट पर जाके आप आ सकते थे, लेकिन ये भी देखा कि परिंदा भी घुस नहीं सकता, तो इतने लोग कैसे घुस गए? फिर उसने कहा कि देखा उसमें 6 घंटे तक कोई वहाँ मदद नहीं पहुँची, वो कैसे हुआ? तो उसने पूछा, क्या ऐसा कोई आदेश था कि जो वहाँ की मिलिट्री वहाँ से हट जाए, जो वहाँ के संरक्षक वहाँ से हटा दिए जाए 6 घंटे के लिए? ये उससे सवाल पूछा। जैसे सवाल पूछा तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू उनसे मिलने के लिए गए, और उनको जो रिपोर्ट्स हैं कहती हैं कि $150 मिलियन उनको देने का वादा किया। उन्होंने मना कर दिया, और उसके कुछ दिन बाद उनकी हत्या हो गई। हत्या होने के बाद कुछ पता लगा नहीं। पता लगा कि जब उनकी हत्या हुई तब इजराइल के लोग वहाँ थे, और एक हवाई जहाज़ खड़ा था, और उस हवाई जहाज़ में वो 30 मिनट के अंदर देखा गया कि वो लोग चले गए। अभी तक पता लगा नहीं, लगेगा नहीं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी हैं, वो जो थी इजराइल की साजिश में शामिल थी, ये भी कहा जा रहा है। इसीलिए उनको फ़ौरन उसका नेतृत्व दिया गया, और अब वही कहती हैं इजराइल की सुरक्षा करना वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा धर्म है। ये तो हो गई इजराइल कितना महान है। लेकिन जब मोसाद की बात आती है, उसकी बात हम धीरे धीरे करेंगे। उसकी स्थापना होती है 1949 में। भारत का भी रिश्ता उससे 1960 से है। वो 1960 से भारत के साथ काम कर रहा है खुफिया तौर पे, क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसीज काम करती हैं आपस में, इनकी चर्चा नहीं होती। अक्सर हम लोग सुनते थे, इजराइल के साथ रिश्ता हमारा नहीं था, हमारे पासपोर्ट पे लिखा रहता था कि भारतीय लोग साउथ अफ्रीका और इजराइल जा नहीं सकते, लेकिन उनकी खुफिया एजेंसी के साथ हमारा संपर्क था। इसका मतलब यही है कि जो राष्ट्र का काम चलाना होता है, उसमें खुफिया काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो हमने कभी इस बात सोचा भी नहीं कि मोसाद हमारे साथ इस तरह जुड़ा हुआ है। लेकिन अब जो बातें समझ में आ रही हैं कि एक जो 1992 में भारत ने इजराइल को मान्यता दी, उसके बाद से बात शुरू होती है हमारे ज़्यादा करीब आने की और एक सहयोग की। और धीरे धीरे अब जो है वहाँ से हमारा जो इस तरह की जो खुफिया चीज़ें हैं वो हम उनसे आयात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अमेरिका जो है वो पूरी तरह बिल्कुल खड़ा है उसके साथ, कितना भी कुछ हो जाए। रोज़ाना ट्रंप के कहने के बाद भी शांति समझौता हो गया है, उसके बाद कितने हज़ार लोग मारे गए हैं, रोज़ मारे जाते हैं, रोज़ बमबारी होती है, रोज़ फ़ोटो छपती है, और उस पर 3-3.5 पत्रकार मारे गए हैं। हाँ, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि क्या मजबूरी है अमेरिका की, कैसे इजराइल ने उसको अपने चंगुल में फांस रखा है। मोसाद का खेल है, एप्स्टीन का रोल जो निकल कर आया कि कैसे जो वहाँ के टॉप मोस्ट लोग थे उनको उसने हनी ट्रैप में फंसाकर और उनके वीडियोस बनाए और ब्लैकमेल। तो ये तो मतलब पूरा अमेरिका का जो रूलिंग क्लास है वो उनके नियंत्रण में है। बिल्कुल। देखिए 3 पहलू हैं। एक तो है AIPAC जो कि ओपन खुला उसका खेल है। वो उसका काम यही है कि लॉबी करे। वो लॉबी क्या करता है कि हर कांग्रेसमैन, हर सेनेटर को उनको मदद भी करता है, उनको पैसे देता है, उनके इलेक्शन में साथ देता है, उनसे कहता है कि इस तरह के नियम बनाओ, और उनको जोड़े रखता है। और करीब देखा है न सिर्फ अमेरिका में लेकिन UK में भी पूरी लिस्ट बन गई है अब किन किन को AIPAC ने कितना पैसा दिया है। तो तमाम सेनेटर्स और कांग्रेसमैन जो हैं उनको वहाँ से पैसा मिलता है। एक तो ये हो गया।
और राज्यों में मिलता है और केंद्र में मिलता है, हर जगह। कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो उसके साथ AIPAC का रिश्ता रहता है। आईपैक का काम यही है, इजराइल की हमेशा वाहवाही हो, उसके फेवर में लॉज बनते रहें, कानून बनते रहें, और वो कोशिश करते रहते हैं कि कहीं भी कहीं कोई मुश्किल हो तो उसके खिलाफ बात करना शुरू कर देते हैं। एक पूरा तो उनका काम दो तरफा है, एक तो उनके साथ जुड़ो, जो खिलाफ है उनके खिलाफ जाओ, और उनका पॉलिटिकल करियर, एकेडमिक करियर, नौकरी, कुछ भी हो बर्बाद कर दो। तो मैं 1984 से सुन रहा हूँ इजराइल के खिलाफ बोलने वालों के लिए करियर ख़त्म हो जाता है। ये तब से बात मैं सुन रहा था जब पहली बार पढ़ने के लिए गया। उसके बाद दूसरा तरीका है कि ये लोग कोशिश करते हैं कि लॉज इस तरह बनाए जाएं कि जो हमारे खिलाफ बोले उसको कोई जगह न मिले समाज में। एक तरीका ये है। तो दूसरा तरीका लॉबिंग फर्म है इजराइल अमेरिका पब्लिक अफेयर्स कमेटी आईपैक। तो ये तो ओपनली हो गई। ओपनली के अलावा है दूसरा है कि ब्लैकमेलिंग का तरीका है कि जिन लोगों को आप नहीं संभाल सकते उनको एक दूसरा प्लान बी उनके लिए रहता है। वो प्लान बी में एप्स्टीन की तरह के लोग आते हैं। एप्स्टीन का काम था, देखिए एप्स्टीन एक माना जाता है टीचिंग असिस्टेंट थे। उनके पास $500 मिलियन कहाँ से आ गए, सवाल खड़ा होता है। उनको पूरा समर्थन मिला, करीब 22-23 साल के थे, वो बहुत अच्छे स्टूडेंट भी नहीं थे। उनको इजराइल ने उनको समर्थन दिया और उनको उनमें कोई उनके चरित्र में ऐसा था और व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग उनको मान लेते थे, मिलते थे। और जैसे कि आप देखा नोम चॉम्स्की तक ने उनके लिए चिट्ठियाँ लिखी हैं, तो कुछ तो व्यक्तित्व का प्रतिभा रही होगी। उसका उन्होंने उपयोग किया बनाने के लिए। हज़ारे आसपास अमेरिका में लॉ ये है कि अगर मान लीजिए किसी के साथ शारीरिक संबंध होता है तो अपने आप स्कैंडल होता है, लेकिन अगर वो उसकी उम्र 18 साल से कम है तो अपने आप पे अपराध हो जाता है। तो उन्होंने ऐसी कोशिश की कि जितने भी लोग हैं सबके साथ 18 साल से कम के केसेस बनाए जाएं, उनके वीडियो हों, उनके ऑडियोज़ हों, उनकी पूरी की पूरी फाइल हो, जिससे कि कोई भी आदमी उसके बाहर जा ही ना सके। ये उनका एक काम था। इसको लेकर के उन्होंने तमाम लोग कॉम्प्रोमाइज़ किया। अगर आपके पास 1000 अंडर एज लड़कियों की आर्मी है एक तरह से मान लीजिए, तो आप सोच सकते हैं कितना उनका बहरा जाल होगा। और अभी देखिए जो अटॉर्नी जनरल यूएस की कहती हैं पैम बॉर्डी, जो देना नहीं चाहती एप्स्टीन फाइल, कहती हैं कि करीब 10 लाख पन्नों से ज़्यादा की रिपोर्ट उनकी बनी हुई है और उसको ठीक करने में बहुत समय लगेगा। और अभी केवल 10% ही उसका बाहर आया है। 10% में उन्होंने सिर्फ 8-9% ही आने दिया है, बाकी उन्होंने डिडक्ट कर दिया है। जो रिपोर्टें आई हैं 10%, उसमें भी उन्होंने 10% नहीं 1% में 10% ख़त्म कर दिया। यानी कि 99% वो ट्रंप के जो राज्यकाल में वो शायद पूरा हो ही नहीं पाएगा। उनका आशय ये है, कोशिश ये है कि ये रिपोर्ट पूरी सामने ना आए और रिडैक्ट करने में इतना टाइम लगाते रहेंगे। उनका पहला तो लक्ष्य है कि वो नवंबर के पहले ना आए, क्योंकि नवंबर के पहले आएगी तो चुनाव पे असर पड़ेगा और वो बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चुनाव है। स्टीव बैनन जो कि इनके गुरु हुआ करते थे ट्रंप के, उन्होंने कहा है कि अगर आप चुनाव हार गए तो इस कमरे में जो लोग बैठे हैं सब जेल में होंगे। वो ओपनली कह चुके हैं, ट्रंप भी कह चुके हैं ऐसा हुआ तो तुम सब लोग जाना होगा, मेरा इम्पीचमेंट हो जाएगा, मैं भी कन्विक्ट हो सकता हूँ, तो उसका ख्याल करो, ये हार नहीं सकते हैं। उनकी तरफ से ऐसी बात हो रही है। तो एक तो ये हो गया। और तीसरा जो रास्ता है वो ये है कि एक तो हो गया खुला। ये जो आपने बताया एप्स्टीन फाइल्स वाला कि कैसे हनी ट्रैप में और 18 ईयर से कम की बच्चियों के साथ उनके सेक्सुअल रिलेशंस को एक्सप्लॉइट करना, वीडियो बनाना, ब्लैकमेल करना, ये कितने बड़े पैमाने पर फैल गया। हम ट्रंप का नाम सुनते हैं, बिल गेट्स का नाम आता है, क्लिंटन का नाम आता है, इस तरह के कुछ लोगों के, लेकिन ये किस पैमाने पर वहाँ फैला हुआ है। देखिए, अगर आप रिपोर्ट पढ़ें, और मैं बात कर रहा हूँ जो रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल और कुछ काफ़ी क्रेडिबल सोर्सेज की बात कर रहा हूँ, उनके आधार पर 98% कांग्रेसमैन जो है, जो मेल कांग्रेसमैन की बात कर रहा हूँ, वो सब इन्वॉल्व हैं। 98% रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों के इन्वॉल्व हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि कई बार कहा गया है कि बिल क्लिंटन के बारे में ज़्यादा पन्ने हैं, ट्रंप से भी ज़्यादा पन्ने हैं। यानी कि ये सिलसिला आज का नहीं, 40 साल से चल रहा है उसके एप्स्टीन के साथ। लेकिन ट्रंप उसके सबसे बड़े मित्र थे, सब बड़े समर्थक थे। यहाँ तक ये कहा जाता है कि मेलानिया ट्रंप जो थी वो एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी ट्रंप से मिलने के पहले। तो तमाम तरह की बातें आ रही समाज में। और अभी जो है
वो हर तरह की जो अफवाहें हैं वो फैल रही हैं, लेकिन जो चीज़ें क्रेडिबल हैं वहाँ ये है कि हाँ दोस्ती थी उनकी, बहुत घनिष्ठ दोस्ती थी, और इस हद तक दोस्ती थी कि लोग कहते हैं, ये भी बात भी कुछ लोगों ने बाकायदा लिखी है, कि मार-ए-लागो जो था वो मूलतः एप्स्टीन का घर होने वाला था, लेकिन जब एप्स्टीन लेके गए उसको तो उन्होंने कुछ ऐसा किया कि कुछ ज़्यादा दाम देकर के खुद अपने नाम कर लिया। तो यानी कि ट्रंप रहेंगे, ट्रंप ने हमेशा ऐसा किया है। लेकिन यहाँ बात हो रही है इजराइल की, वो कैसे करते हैं, उनका तरीका दूसरा वाला ये ब्लैकमेल का तरीका है। इसमें कुछ और सवाल है मेरे। अगर आप कह रहे हैं 98% कांग्रेसमैन और कांग्रेसमैन ही अगर इस तरह से हनी ट्रैप्ड हैं, कंप्रोमाइज्ड हैं, तो फिर तो अमेरिका में जो चाहे इजराइल कर सकता है। और वो करता रहा है। कोई भी चीज़ इजराइल के खिलाफ बोली, आपकी नौकरी ख़त्म, और अगर पैलेस्टीन के फेवर बोली तो आपको जेल में डाल देते हैं। ये उस देश में जहाँ की फर्स्ट अमेंडमेंट है, जहाँ फ्रीडम स्पीच बहुत बड़ी चीज़ है। तो बड़े नेताओं के साथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अमेरिकन नहीं हैं, दूसरे देश के हैं, तो फ़ौरन डाल देते हैं। उनको भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके साथ शुरुआत हो चुकी है। अगर कोई भी नॉन अमेरिकन, नॉन यूरोपियन जो गोरा नहीं है वो कहे तो उसको डाल देते हैं अंदर। अमेरिकन को नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट मिनट इमीडिएटली कोर्ट में जाएगा, छोड़ना पड़ेगा उसको। लेकिन लॉज ऐसे हैं कि उनको ये संभव कर देते हैं कि आप कर सकते हैं ऐसा। ये जो एप्स्टीन हैं ये मोसाद के एजेंट हैं, ये कहा जाता है, मोसाद के लिए काम करते थे। उनकी जो पार्टनर हैं मैक्सवेल, उनके फादर तो मोसाद के एजेंट थे ही। ये पूरा कनेक्शन बनता है, ये पूरा अमेरिका जानता होगा। बिल्कुल। और फिर भी सब चल रहा था। देखिए, चूँकि जो आप वहाँ एक रूल है कि अगर आप CIA के किसी एजेंट को कह देते तुम CIA के एजेंट हो तो आपको 5 साल की सज़ा हो जाती है। यानी कि CIA की कोई बात आप बाहर नहीं कर सकते। CIA मोसाद का पार्टनर है। उस तरह से एक पूरी एक बन जाती है सर्कल, जिससे कि आप ना मोसाद की बात कर सकते हो ना CIA की बात कर सकते हो। उनको मालूम तो सब होता है। तो जिसने काम किया था आपके जिसने विकी फाइल वाले असांज, जुलियन असांज ने, उनके खिलाफ इतना सारा आक्रोश क्यों था अमेरिका का? क्योंकि उन्होंने सारी फाइलें खोल दी और उनके पास तरीका निकल गया कैसे ढूंढ लेते हैं वो। तो उन चाहते नहीं थे कि इस तरह की फाइलें मिल जाए। उन्होंने खुद भी ये सारी बातें कही हैं, उनको सब कुछ मालूम है, लेकिन उनके खिलाफ भी मोसाद ने कोशिश की उनको पकड़ने की। लेकिन उनको इक्वेडर समर्थन मिला था, वो इंग्लैंड में थे। उनको दिखाना पड़ता है कि हमने डायरेक्टली नहीं किया। उनकी एक मजबूरी होती है कि उनको ऐसा करना पड़ता है कि डायरेक्टली अटैक ना हो सके उनके ऊपर। तो वो नहीं हो पा रहा था, वरना तो वो पकड़े जाते, ख़त्म हो जाते इसमें। तो मतलब ये है कि जो खुफिया हिसाब है इसमें कुछ चीज़ें बहुत साफ़ हैं। आप देख रहे हैं कि रोज़ बमबारी हो रही है, एक शहर के हर घर गिरा दिए गए हैं, अस्पताल ख़त्म हो गए, लोग पानी में बैठ रहे हैं, जाड़े के दिनों में मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई असर नहीं होती, क्योंकि इजराइल कहता है कि उसका चिंता मत करो, क्योंकि ये लोग जो हैं बुरे लोग हैं। पहले कहा गया क्या ये इजराइल की सरकार कर रही है? तो नहीं, कहते ये नेशनलिस्ट एजेंडा है, यानी कि हर इजरायली इस तरह सोचता है। अब कितनी रिपोर्टें आती हैं कि इजरायली कहते हैं कि नहीं वो हमारा तो ये धर्म है कि उनको और तड़पाएं और पीड़ा दें। इजराइल के लोग इस तरह कहते हैं फ़लस्तीन के बारे में। और ये सब बातें जो है वो मोसाद के अलावा एक तो राज्य की बात है, एक इंटेलिजेंस की बात है, और एक किस तरह से कंट्रोल करें अमेरिका को। अमेरिका कंट्रोल की बात आप देखो, नेतन्याहू की अपनी जो वो वीडियोज़ आ गई हैं कि हम अमेरिका को तो ऐसे कंट्रोल करेंगे, वैसे कंट्रोल करें। अब आप बात देखिए, आपने जो ओरेकल के जो चेयरमैन हैं, जिन्होंने पैसे दिए, इसके बावजूद उन्होंने काफ़ी पैसे दिए इजराइल को, क्योंकि ओरेकल वो शायद तीसरे या चौथे सबसे अमीर आदमी हैं, उन्होंने किया। तो टिकटॉक खरीदने के बाद आए वो भी खरीदेंगे, मीडिया खरीदने के बाद आए वो भी खरीदेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए कि नेतन्याहू ने खुद कहा कि टिकटॉक खरीदना जो है बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक ज़रूरत हमारी है, जिससे कि वो जानते हैं कि इससे समाज में अपनी अफवाहें फैला सकते हैं, दूसरे लोग ना करें इस्तेमाल, हम करेंगे, इसके लोगों को चाहिए वो सब। तो पूरा का पूरा देखिए, अभी जो ट्विटर है, अभी भी कितनी रिपोर्टें आ रही हैं कि अगर आप इजराइल का नाम लीजिए और उसमें उसके ख़िलाफ़ बोलिए तो रिपोर्ट कहीं जाती नहीं है, या आपके अकाउंट में कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं। तो एक्स पूरी तरह इजराइल के साथ है
ऑरेकल उसके साथ है, टिकटॉक उसके साथ है। तो ये लोग अब पैलेस्टीन के साथ कौन है? उनका तो कोई नहीं है। सिर्फ एक ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकार की भावना में विश्वास रखने वाले लोग हैं जो यूरोप में हैं। अभी जो आपने देखा होगा कि डेनमार्क ने कहा, नॉर्वे ने कहा कि नेतन्याहू को अरेस्ट करो। चीन ने कह दिया है कि अगर नेतन्याहू को अरेस्ट नहीं करोगे तो हम इस साल तक यूनाइटेड नेशंस छोड़ देंगे, आईसीसी छोड़ देंगे। स्पेन वाले ने के प्रधानमंत्री ने ऐसे ही कहा है। कई लोग उठ कर खड़े हुए हैं। ये सब बात शुरू होती चार्ली कर्क की हत्या के बाद और ये सुनने के बाद कि क्या 7 अक्टूबर को इजराइल की सरकार ने कहा था कि वहाँ सिक्योरिटी वहाँ से हट जाए 6 घंटे के। मतलब हमास का जो हमला था वो नेतन्याहू ने करवाया था ताकि इतना सब कुछ किया जा सके। अब तो साफ साफ बात हो गई, जो ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने करवाया था वो भी आईडीएफ ने करवाया था, इजराइल ने करवाया था, ये बताने के लिए कि हमास ने किया है। तो जितने अब ये साफ हो गया, जितने हमास के हमले हुए हैं, हमास के पास उस तरह के रॉकेट थे ही नहीं। उन्हें वहाँ से रॉकेट अपने ऊपर छोड़े जिससे उसके ऊपर हमला कर सके। तो हर जगह हमेशा कोशिश ये रही है कि एक ऐसा एपिसोड खड़ा किया जाए कि जिससे कि बहाना बने उनके ऊपर हमला कर सके। तो ये जो धीरे धीरे सारी बातें आ रही हैं, अब तक ये बातें इन पे बहस नहीं होती थी। आज से 6 महीने पहले ये मुश्किल था सोचना कि अमेरिका में वहाँ के जो यहूदी हैं इस तरह खड़े हो जाएंगे इजराइल के ख़िलाफ़। आज 70% यहूदी कहते हैं इजराइल अगर ऐसा देश है तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। आज इजराइल अपने आप में सबसे घृणित देश माना जा रहा है। अब लोगों के ऊपर, उनके यहूदियों के ऊपर लोग थूक रहे हैं बाहर यूरोप में। इस तरह की वारदातें हो गई। ये वही लोग हैं जिनके ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सकता था। तो ये जो भावनाएं पिछले 3-4 महीने में, तो चार्ली कर्क की हत्या उनको बहुत महंगी पड़ेगी, यही लग रहा है। लेकिन जहाँ तक सवाल है मोसाद का, जो हमारे देश पे जो हो रहा है, मैं इस पर आऊँगा सतीश जी, लेकिन ये जो आपने कहा है मैं इसको थोड़ा सा और इसके अंदर घुसना चाहता हूँ कि इजराइल और मोसाद का रोल, कई बार ये चर्चा आती है कि अमेरिका में बड़े बड़े पॉलिटिशियन को एलिमिनेट करने तक के में रहा है। इस तरह की बातें होती रही हैं और ट्रंप उनके हाथ में है, मुट्ठी में है, जो चाहे करवा सकते हैं। तो अमेरिका का अपना क्या है? देखिए, अब चार्ली कर्क के बाद ये बात साफ हुई है कि जैक कैनेडी की जिस दिन हत्या हुई उस दिन उनके यत्जाक रवीन वो डैलस पे थे देखने के लिए कि ऐसा हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि उनकी हत्या इजराइल ने ही करवाई थी क्योंकि उन्होंने कहा था इजराइल को पैसे नहीं देंगे। कई सवाल उन्होंने खड़े कर दिए थे। तो जब भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने सवाल खड़े किए हैं इस तरह के, उनके ऊपर इजराइल का प्रेशर पड़ता है, AIPAC का प्रेशर पड़ता है और उनको कितनी भी सुरक्षा के बावजूद इस तरह की बातें हुई हैं। उसमें कई लोगों ने जॉनसन का नाम, लिंडन जॉनसन का नाम जोड़ा था, FBI का नाम जोड़ा था, CIA का नाम जोड़ा था। लेकिन CIA और मोसाद तो एक ही है। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं CIA और मोसाद को एक लेकर के, तब तक कहानी पूरी होती नहीं। तो ये बातें अब खुल के आ रही हैं चार्ली कर्क की हत्या के बाद। इसके पहले ऐसे सोचना मुश्किल लगता था और हम लोग ये सारी चर्चा कर रहे हैं। इस पर क्या कोई तथ्य में दिखाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये चर्चा हो रही है, इस बातचीत हो रही है। और इसके अलावा सब लोग जानते हैं बाइडन ने जो भी किया वो इजराइल को देते रहे, यूक्रेन को भी देते रहे, इजराइल को भी देते रहे। तो यानी कि अभी जो बात आई थी कि इजराइल को पैसा मत दो, उस पर फिर वही बात हुई। तमाम सेनेटर 72% लोग जो थे कांग्रेसमैन वो उसके फेवर में थे, नहीं उसका नहीं कम करेंगे। जो कम करने वालों की बात थी उन पे तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं या कहा जाता है कि तुम अमेरिका की सिक्योरिटी समझते नहीं हो कि हमारी ज़रूरतें क्या है, इस तरह की बात होती है। तो उसको ना पैसे कम कर रहे हैं। और एक बात यहाँ होती है कि अंत में अमेरिका एक लीगलिस्टिक राज्य है, उसके लिए ये स्वीकार करना कि जेनोसाइड है अपने आप में घातक होगा। अगर उसने कह दिया तो तमाम उसके अधिकारियों के खिलाफ ICC उस पर अमल कर सकता है। तो कभी नहीं मानेंगे जेनोसाइड हुआ है, ये मानेंगे ये वॉर क्राइम है। वॉर क्राइम में जो लोग वहाँ मौजूद होते हैं सिर्फ उनकी बात होती है। जेनोसाइड में कोई भी तरह कॉम्प्लिसिटी उसकी बात होगी। इसलिए वो लीगली इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं कि पहले हमास से शुरू किया। ये अपना नेतन्याहू का तरीका है। अगर पहले हमास से शुरू किया है तो फिर उनके खिलाफ हम बात करते रहेंगे। तो
उसके बाद अभी जो बातें हो रही हैं कि कैसे जो 72% लोग फिर भी समर्थन कर रहे हैं कांग्रेसमैन इजराइल को पैसे देने का, इसके बावजूद कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं। अमेरिका में करीब 70-75% सब लोग कह रहे हैं अब जो उसका समर्थन कम हो गया है। तस्वीरें देखते हैं, देखिए जहाँ 350 जर्नलिस्ट मारे गए हैं, कितने डॉक्टर मारे गए हैं। अब यूएन की बिल्डिंग को गिरा दिया गया, उसमें होम मिनिस्टर इजराइल जाता है और खुद गिराता है। इस तरह तक जिससे कहते हैं फ्लैग्रेंट वायलेशन, जो कि सब लोग कह रहे हैं कि तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का वायलेशन है। यूएन के जो महासचिव हैं उन्होंने भी इस पे बात कही है, और लोग भी कह रहे हैं। उसके बावजूद इस बात पे इजराइल को हटाना चाहिए। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन बैठा है? वीटो करेगा कौन? अमेरिका करेगा। अमेरिका ने आज तक कोई रेजोल्यूशन जो है इजराइल के खिलाफ, कितने भी असेंबली के रेजोल्यूशन हुए हैं, कोई पास होने नहीं दिया। पास हो गए उसको वीटो कर दिया, सिक्योरिटी काउंसिल हमेशा वीटो कर दिया। तो उसका रिकॉर्ड है। अब सब लोग यही कह रहे हैं कि इजराइल जो भी कर रहा है, उसकी जितनी भी मानवाधिकार के हनन की जितनी घटनाएं हुई हैं और जेनोसाइड घटनाएं हो रही हैं, उस सब में अमेरिका कॉम्प्लिसिट है। अमेरिका ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि मानेगा तो उसका बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसके राष्ट्रपति के खिलाफ बात होगी, कांग्रेसमैन के खिलाफ बात होगी, उनके सेना के खिलाफ बात होगी, तो वो तो कभी मानेंगे नहीं। तो उनकी मजबूरी है कि आँख देख के भी नहीं स्वीकार करेंगे। तो यानी एक सारी स्थिति ऐसी बन गई है कि आप उसको मारते रहिए, लेकिन कोई कहेगा नहीं। अब ये जेनोसाइड की डेफिनेशन ये है, आपका इंटेंट होना चाहिए, इंटेंट प्रूफ करना पड़ता है। अब वो कैसे प्रूफ करेंगे? तो बहुत लोगों ने प्रूफ करने की कोशिश की, उसको मानते नहीं हैं। तो यानी कि इसको लीगल एक स्पेगेटी बना के लोग उलझा दिया जाएगा। और अब देख रहे हैं अभी जो गाज़ा की पीस की बात हो रही है, बोर्ड ऑफ की पीस की बात हो रही है। शांति में अगर नेतन्याहू को बैठाना है तो शांति कहाँ से होगी? तो अब वो कह रहे हैं पैलेस्टीन को स्वीकार कर रहे हैं उनको, भारत को। जब भारत की बात आती है तो भारत का उसमें क्या करना है भाई? 60 देशों को आप जोड़ रहे हो, $60 अरब उससे आपको मिलेंगे। उसको लेकर के आप 40 अरब लगाओगे उसका गाज़ा का डेवलपमेंट करने के। तो बोर्ड ऑफ पीस का प्लान जो है, गाज़ा का काम कॉन्ट्रैक्टर अपने दामाद को देने का काम है। उसमें मानवाधिकार की बात नहीं है, उसमें फ़लस्तीन के समर्थन की बात नहीं है, उसमें एक गलत काम को ठीक करने की बात नहीं है। वो सिर्फ इसलिए जो कि एक डेवलपर अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसका दामाद भी डेवलपर है, उसको गाज़ा काम दिया जाएगा, उसको ऑफिशियली इसमें डाल दिया गया है। आमतौर पे ये सिर्फ सरकारी लोगों के लिए ये बना हुआ है, ये बोर्ड बना है। हर देश के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या उनके कोई सरकारी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, लेकिन अमेरिका से राष्ट्रपति का दामाद होगा, और राष्ट्रपति न रहने के बाद भी उसका चेयरमैन बना रहेगा। तो ये जो बनाया है राष्ट्रपति ने, ट्रंप ने, उसमें इजराइल उसका बहुत बड़ा साथी है। बिल्कुल। मैं एक सवाल और आपसे, एक मुद्दा समझना चाहता हूँ कि क्या अमेरिका में यहूदी लॉबी जो मजबूत है, वो पैसे के बल पर मजबूत है? पिछले चुनाव में शायद $100 मिलियन दिए थे उसने, इस आईपैक ने। क्या ये पैसे के बल पर ये ताकत हासिल करते हैं, या मोसाद की ताकत है, एप्स्टीन जैसे लोगों की ताकत है, पूरे अमेरिका का इस्टेब्लिशमेंट इससे जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, पहले इस पे पूरा इस्टेब्लिशमेंट जुड़ा हुआ है। एक तो बात होगी, पहले बाइबल शुरू होती बात, तो एक तो धर्म की बात आ गई, फिर तर्क की बात होती है कि इनके साथ होलोकास्ट के सर्वाइवर्स हैं, इसलिए उनके साथ सिंपैथी हो गई। तो इन लोगों ने जो अपना नैरेटिव बनाया था 45 के बाद, वो इतना अच्छा गढ़ा था कि दुनिया कहने लगी कि इनके साथ अन्याय हुआ है, तो उनके खिलाफ नहीं जाना है। पूरी दुनिया में सिंपैथी थी उनके लिए कि भाई हिटलर ने जो किया है उसके बाद उनको समर्थन का हक बनता है, देना चाहिए। वही हो रहा है। इन्होंने जो किया है फ़लस्तीन के साथ, वो जो हिटलर के साथ किया था वो कर रहे हैं। अब सिंपैथी उनके साथ जा रही है, फ़लस्तीन के साथ जा रही है। तो ये जो बदला है उसमें आप देखिए, उसकी वजह अब तक ये, तो बाइबल कहती है कि इजराइल का समर्थन करो, नंबर 1 हो गया। दूसरा होलोकॉस्ट की बात हो गई, और तीसरा उन्होंने पैसे दिए, जो व्यक्तिगत पैसे दिए, कांग्रेसमैन में, हाउस के भी और सेनेट वालों को भी दिए। जितने भी लोग चुनाव लड़ते थे सबको उन्होंने पैसे देने की कोशिश की, वो चाहे डेमोक्रेट हो रिपब्लिकन हो, वो दोनों तरफ थे। उनको खाली देखना है कि जो भी जाता है वहाँ की संसद में, सेनेट में, हाउस में, वो उनके पक्ष में बोले।
वो भी हो गया। उससे जो बच गए तो मोसाद के इंटेलिजेंस के शिकार हो गए, उससे जो बच गए वो एप्स्टीन के शिकार हो गए। तो ये 5 परत की जो बात हो रही है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसको लेकर उन्होंने 98% लोगों को अपने साथ लेके चलना क्या छोटी बात है? ट्रंप को मिलते हैं 50% प्लस 1, लेकिन इजराइल को मिलते हैं 98%। तो यानी कि इजराइल जो है उसका महत्व अमेरिका के लिए अमेरिका से भी ज़्यादा। तो आजकल क्या बहस हो रही है अमेरिका में? वो कहते हैं कि ये हमारा अपना देश है कि हम इजराइल के गुलाम हैं। ये बहस अमेरिका में खुलेआम अब हो रही है। ये हम सोच भी नहीं सकते थे 1 साल पहले। तो ये जो चार्ली कर्क की हत्या, मुझे लगता है वो एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से उसको। अगर आप जैसा कह रहे हैं कि अगर अमेरिका का जनमत इतना उलट गया है, तो ऐसे में यहूदी लॉबी क्या मैनेज कर पाएगी, या कांग्रेसमैन इतने कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं कि जनमत की उपेक्षा करके यूं ही चलता रहेगा सिलसिला? टेड क्रूज ने वो बोलते हुए कहा कि अगर आप लोग इजराइल के साथ नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसने अपने वोटरों से ऐसा कहा। उसका मतलब ये है कि उसे मालूम है कि अंत में जो उनकी जो अंतरात्मा की आवाज़ जो उनकी है वो इजराइल के पक्ष में है, ऐसा वो मानते हैं। तो जो बोलने वाले कुछ हैं, सब नहीं है, ऐसा टेड क्रूज। वरना वो क्यों अपना सेनेट का जो इलेक्शन दांव पे लगा देंगे? तो उनको उनकी सबका मानना ये है कि अंदर से सब लोग चाहते हैं इजराइल का समर्थन। इजराइल का समर्थन उनका धर्म है, ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन जो लोग कुछ बुखर हो गए हैं, जो लोग लिबर्टेरियन हैं, जो लोग ज़्यादातर डेमोक्रेटिक साइड में हैं, उनमें से करीब कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया है। लेकिन यहूदियों में 70% ने इजराइल के खिलाफ खड़ा होना शुरू कर दिया। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन उससे अमेरिका का बदलाव नहीं होगा, क्योंकि देखिए, अगर आजकल देख रहे हैं आप जो फेसबुक हुआ या जितने भी इंस्टाग्राम, जितनी भी चीज़ें जहां इजराइल के खिलाफ है उसको वायरल होने देते नहीं हैं ये। तो उसका जो दायरा छोटा रह जाता है, जो उसके समर्थन में उसका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। तो कितनी भी बातें हो, मान लीजिए वहाँ की 30 करोड़ की आबादी है, मान लीजिए 15 करोड़ जो उस पर स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, उसमें से 10 करोड़ इजराइल के खिलाफ हैं और 5 करोड़ उनके समर्थन में है। तो 5 करोड़ जो है सबके पास पहुंच जाते हैं, जो 10 करोड़ है जो वो 10 करोड़ में रह जाते हैं। तो इस तरह की बातें हो रही हैं और दुनिया भर में भी उनको फैलने देते नहीं हैं। ये आप खुद भी करके देख लो। न्यूयॉर्क का इलेक्शन हुआ, मेयर का इलेक्शन हुआ, वहाँ ज़ोहरान ममदानी इजराइल के ख़िलाफ़ बोलते हुए, नेतन्याहू को के बारे में ये कहते हुए कि वो यहाँ आएंगे तो मैं गिरफ़्तार करवा लूँगा, चुनाव जीत जाते हैं। और माना जाता है कि न्यूयॉर्क में भी यहूदियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये कैसे होता है? देखिए, ममदानी अपने आप में एक ख़ास किस्म के आदमी हैं। उनकी आवाज़ जिन लोगों ने पकड़ी वो वोटर थे, वोटर जो गरीब थे, उन्होंने उनको जो बातें बताई लोग समझ गए। लेकिन यहूदियों ने भी उनको मेजॉरिटी वोट दिया। उसकी वजह यही, जिसमें कह रहा हूँ 70% यहूदी न्यूयॉर्क के जो हैं वो इजराइल से कुछ उसके कोई नाता रखना नहीं चाहते अब। और नेतन्याहू के खिलाफ तो काफ़ी अपने आप में उनमें बात हो रही है। तो वो आपको एक इशारा देता है। न्यूयॉर्क जो है यहूदियों को शहर माना जाता है। उस शहर में अब यहूदी कहते हैं कि इजराइल ने जो गाज़ा में किया है उसको लेकर के हम अपने आप को इजरायली भी नहीं मानते, हम जाना भी नहीं चाहते। ये बातें हो रही हैं अब। तो ये बहुत नई एक आप कह सकते हैं कि पिवट है, यानी कि एक नया रास्ता खुला है कि इजराइल के खिलाफ बोल सकते हैं यहूदी भी। तो उसके जीतने के पीछे एक तो वोटर थे जो कि इमिग्रेंट्स ज़्यादा हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास टिकट के पैसे नहीं है, जिनको मुश्किलें हैं, आर्थिक मुश्किलें हैं, उन सबको उन्होंने जोड़ लिया। और धीरे धीरे लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी बात ममदानी की थी, उन्होंने कभी कोई बात छुपाई नहीं। जैसे निकी हेली का बेटा है, वो कहता है मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं सिख नहीं हूँ, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं मुसलमान पहले हूँ। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मुसलमान है, मुसलमान में हिंदू भी है। उन्होंने कहा चूँकि मुसलमान के खिलाफ ज़्यादा बातें हो रही है, हमारे पिता मुसलमान है, तो हम उस पर ज़्यादा जोर देंगे। उन्होंने हिंदू को भी बढ़ाया। उन्होंने भारत की जो फिल्मी गानों को लिया, तमाम गानों को लिया, यहाँ कविताओं को लिया, नेहरू की बात की। तो उन्होंने अपने आप को भारतीय कह के पेश किया। भारतीय जो पहले मुसलमान हैं वो भी किया। और अमेरिका में जाकर के उन्होंने कहा कि हम सबके साथ हैं, जितने भी लोग
जिनके पास मुश्किलें हैं, वो चाहे घर की हों, चाहे ट्रांसपोर्ट की हों, चाहे किसी भी तरह की हो, हम उनके साथ हैं। तो उनकी किसी और ने ऐसा नहीं कहा था। सब ने काले गोरे को देखा था, अमेरिकन को देखते बहुत कम थे। हिंदुस्तान और मुसलमान और हिंदू की बात ही नहीं होती थी। इन्होंने सबको जोड़ने की कोशिश की। तो ममदानी की बात एकदम अलग थी। उससे ये बात साफ हो, अगर न्यूयॉर्क यहूदियों के खिलाफ जा सकता है तो अमेरिका भी जा सकता है। वही मुझे लग रहा है कि अब नेतन्याहू की मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं, बढ़नी चाहिए। अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं, ये बहुत बड़ी बात अपने आप में है, क्योंकि अब तो 6-7 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि उनको पकड़िए, नहीं पकड़ते हैं तो हम यूनाइटेड नेशंस छोड़ देंगे या हम आईसीसी से हट जाएंगे। लेकिन ये भी देखिए आप, स्टामर ने कहा एक दिन, उससे पूछा गया कि ये क्यों कर रहे हो, कहता है इजराइल ने कहा मुझसे। तब लोगों ने कहा ये, अब वहाँ 92 वर्ष के जिसको दिखता नहीं है ऐसे आदमी को उन्होंने पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, 3 बार किया क्योंकि उसने कहा पैलेस्टीन का समर्थन करो, ये बंद करो। तो पैलेस्टीन के समर्थन में कोई पोस्टर अगर अमेरिका में इंग्लैंड में होता है तो उसके खिलाफ उसको बंद कर देते हैं। ये जर्मनी में ऐसा हो रहा है, कई देशों में, ऑस्ट्रेलिया तक में ऐसा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा उसके बाद कि हम इजराइल को समझना चाहिए कि हमारा आंतरिक मामला, इसमें हस्तक्षेप नहीं करे। आज कहा, अगले दिन वही बात की, उन्होंने कहा हम बनाएंगे ऐसे नियम कि ऐसी बातें ना हो और लोग उसके खिलाफ ना बोलें। तो वो हर देश में उन्होंने कर रखा है। जहाँ जहाँ देखिए, मोसाद को जब एक अमेरिकन सेनेटर ने कहा कि मोसाद की ताकत CIA की 100 गुना है, उसकी सूचना CIA से 100 गुना, कोई मुकाबला नहीं है। CIA मोसाद से बहुत बड़ी संस्था है, उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर ऐसा कैसे कह रहे हैं? यानी कि उसकी महत्ता बढ़ाने के लिए कह रहे हैं आपसे कि मोसाद जो है उस हमारा साथी इतना करीबी है कि हम जो भी उसके लिए करें वो कम है। तो अमेरिका की अगर ये पोजीशन है उनके सेनेटर्स की और कांग्रेसमैन की, रादर रिप्रेजेंटेटिव्स की, कि हम इजराइल के लिए जो भी करें वो कम है, क्योंकि वो हमारा सबसे अच्छा साथी, अकेला साथी है। जबकि तथ्य ये है कि जितनी भी मुश्किलें अमेरिका ने दुनिया में ढाई हैं, उसके पीछे इजराइल रहा है। इजराइल ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर बम के बहुत करीब है, तो 20 साल पहले का 2 महीने बाद बनाएगा, 20 साल बाद भी 2 महीने बाद ही है, क्योंकि ऐसा बन नहीं रहा है कुछ। उसी ने इराक का झगड़ा करवाया, उसी ने सीरिया का झगड़ा करवाया। जितने भी झगड़े यहाँ हो रहे हैं उसके पीछे ये उकसाता, यहाँ तक वेनेजुएला की जो बात हुई है मदुरो की, वो भी इसी ने करवाई। तो इजराइल जो है अमेरिका को इंस्टिगेट करके हमेशा अब किसी न किसी लड़ाई में जोड़े रखता है। और अमेरिका के लोग, पता नहीं उनमें कुछ अंधभाव सा है इजराइल के बारे में, वो बड़ी मुश्किल है जी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर इजराइल और मोसाद अमेरिका को अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं, अमेरिका को अपने इशारों पर चला सकते हैं, तो दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे होंगे, भारत भी होगा। भारत भी आजकल उसी तरह व्यवहार कर रहा है। अगर एक ऐसे समय में जब तमाम यूरोप के देश के प्रधानमंत्री और अध्यक्ष कह रहे हैं, राष्ट्रपति कह रहे हैं कि नेतन्याहू को गिरफ्तार करो, वरना ICC का क्या मतलब है, ये देश एकदम आउटलॉ हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय नियम का नहीं मानता, इसको यूनाइटेड नेशन से बाहर निकालो, लेकिन भारत उस करीब जा रहा है, उसका समर्थन कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी वजह है कि पिछले 10 साल में हम उसके करीब क्यों आए हैं कि उसका फ़ायदा हम उठा रहे हैं जासूसी करने में अपने लोगों के ऊपर। उससे हमने ऐसी खरीदारियाँ की हैं जिनके बारे में सरकार बताना नहीं चाहती हमने क्या किया है। तो कुछ ऐसी हम लोगों की गुप्त बातें चल रही हैं। आप पेगासस की बात कर रहे हैं? जी, पेगासस की भी बात कर रहे हैं। उसके अलावा तमाम चीज़ हमको पता नहीं है, सब कुछ हमको पता नहीं होता इन चीज़ों में, क्योंकि जब भी बात सीक्रेट्स की आती है, स्टेट सीक्रेट्स की आती है, हम सब कुछ पता नहीं रहता। हम तो सिर्फ संभावनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन पेगासस सामने आ चुका है, वो सबके निगाह में है जी। और इजराइल भारत सरकार को, मोदी सरकार को ये सारे जो स्पाईवेयर हैं ये बेच रहा है, दे रहा है। ऐसा हुआ कि मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था जो कि इजराइल का हिस्सा है। हमारे किसी मित्र ने उनसे कहा कि आप लोग यहाँ, अब आपको क्या लगता है हम लोग यहाँ नहीं हैं? तो हमारे यहाँ ऑफिशियली 1960 से मोसाद की अपनी जगह बनी हुई है, उसका उपयोग हमारी सरकार कर रही है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अब ये जानकारी है कि 1960 से साफ तौर पे हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उसके पहले कि हमने उनको रिकॉग्निशन दिया था, उसके पहले से कर रहे हैं। तो स्टेट क्राफ्ट में चीज़ें होती। लेकिन सतीश जी,
इस्तेमाल करना अलग बात है, इस्तेमाल होना अलग बात है। क्या मोसाद और इजराइल हमारा इस्तेमाल भी कर रहे हैं? हमें लगता है ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें लगता है हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। रिश्तों में तो यही होता है ना, एक सोचता है उनका इस्तेमाल करें, वो सोचता है इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा इस्तेमाल काफ़ी हो रहा है इस बीच में, और हम उनका समर्थन जिस तरह कर रहे हैं। देखिए, मजबूरी हमारी ये है कि हमारी जो पूरी नीति रही फ़लस्तीन समर्थक रही है, तो हम उससे पूरी अलग नहीं हट सकते, क्योंकि जनमत उस तरफ है, लेकिन एक बहुत बड़ा मत इजराइल के समर्थन में आया है। तो दोनों को साफ लेके चल, बैलेंस करना पड़ेगा हमें। उस संतुलन में हम आज की तारीख में हमारी सरकार जो है वो इजराइल के पक्ष में ज़्यादा है और फ़लस्तीन के पक्ष में कम, लेकिन बैलेंस बनाने के लिए कुछ करते रहते हैं। जबकि पहले हमने इजराइल की पासपोर्ट, हमारे पासपोर्ट वहाँ मान्य नहीं थे, नहीं, हमारा आदेश था कि आप इस पासपोर्ट लेके उस देश जा नहीं सकते। 92 के बाद ये सब ठीक हुआ, लेकिन उनकी जो चाल है वो तो और गहरी होती जा रही है। जो जेनोसाइड जो हो रहा है अभी, ये तो पिछले कुछ एक साल से शुरू हुआ है। पहले उनको प्रताड़ना दी जाती थी, वेस्ट बैंक में उन सेटलमेंट होता था, वो तो चल ही रहा है, लेकिन ये जो मास स्केल पे जो हुआ है उसमें ट्रंप का बहुत बड़ा हाथ है, और जो तमाम देश उसको इस नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिका, देखा आपने, कल भी देखा कि ग्रीनलैंड की बात करते करते ग्रीनलैंड को बेसिकली इफेक्टिवली दे ही दिया, बिना कहे कि उन्होंने दिया, सब कुछ दे दिया। तो वही हर जगह यह हालत है। ये क्या आपको ये डर भी सताता है? बहुत सारे लोग यहाँ कहते हैं कि पेगासस वगैरह से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई होगी वो भी इजराइल के पास है, और वो इजराइल अमेरिका को भी दे रहा होगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बूते अमेरिका भारत को ब्लैकमेल भी कर रहा होगा। देखिए, अभी भारत की स्थिति कुछ नाजुक दिखती है। जो आप देख रहे हैं, हमारे समाज जिस तरह से कुछ कुंठित हो गए हैं, कुछ उसमें तरह तरह की जो चैलेंजेस आ रही हैं, उसके पीछे यही सब बातें हैं कि हमारे अपने सीक्रेट्स हमारे नहीं रह गए हैं। पेगासस जो हम पे जासूसी करेगा वो औरों को भी देगा। उनके कई सारे इस तरह के एप्लीकेशंस हैं, उसमें उनके पास हमारी सारी जानकारी चली जाती है। उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं हम जानते नहीं इस बात को। तो ये है कि जो इजराइल की क्रेडिबिलिटी एक नैतिक राष्ट्र के रूप में तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उनमें जो एक देश जो 2 महीने एक बच्चों को 4-4 गोलियों से मारता है, उसके बारे में, उसके लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? अब सवाल ये है कि कई सारे जो अमेरिका के जो सेना के लोग यहाँ गए थे, उनको थोड़ी परेशानी, इसलिए अमेरिका की मजबूरी है कि इजराइल के साथ रहे, इसको जेनोसाइड ना कहे। लेकिन इस बीच में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं सब अमेरिका से पहुँचती हैं। जैसे सेनेटर ने कहा, इजराइल उनका सूचना तंत्र है, वो CIA से बड़ा सूचना तंत्र है। तो इजराइल क्या करता है, अपनी चीज़ें बेचता है और वहाँ से सामान लेता है। आपने देखा कि उन्होंने लेबनान में क्या किया, उनको खिलौने बेचे, और उनको खिलौने जो थे वो हथियार थे। तो वो उनमें नैतिकता जो है वो ऐसी है जो लोग समझ नहीं पाते। कोई नहीं समझ पाता कि नैतिकता कैसी है भाई। तो उनका जो व्यवहार है वो छोटे गैंगस्टर वाला है, और जिस तरह से वो राज्य अगर छोटा गैंगस्टर बन जाए तो बड़ी मुश्किल होती है। छोटा गैंगस्टर एक होता है, उसके खिलाफ राज्य खड़ा होता है। जब राज्य ही छोटा गैंगस्टर बन जाए तब क्या किया जाए? ये बताइए कि हम जानते हैं कि हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी, RSS, ये इजराइल को काफ़ी पसंद करते हैं। उनको लगता है एक ऐसा देश है, एक तो मुस्लिम के ख़िलाफ़ लड़ रहा है इसलिए भी, और इसलिए भी कि जो वो चाहते हैं कि मस्कुलिन उसकी प्रेज़ किया जाता है हमेशा। तो इजराइल वो दिखाता है कि चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा है, लड़ रहा है, तो उनके लिए एक रोल मॉडल जैसा हो गया है। वो इजराइल को फॉलो कर रहे हैं, इजराइल जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान को। मोसाद जिस तरह से बाहर एसेसिनेशन करता है, हमने देखा कि कनाडा में, अमेरिका में इस तरह की कोशिशें हुई हैं, इसके खबरें आई हैं। क्या हम कॉपी कर रहे हैं इजराइल को? देखिए, इजराइल रोल मॉडल बन गया, उसकी बहुत बड़ी वजह तो पहली बात तो वही थी कि धार्मिक बात है। चूँकि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं तो इसलिए हम उनके साथ हैं, पहली बात। और जितने लोग ये खुले तौर पे कहते हैं, पहली बात तो हो गई, आप ठीक कह रहे हैं उसके बारे में। दूसरा ये है कि उनके जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उनके जो एजेंट कितने होशियार हैं, उन्होंने किस तरह से इंतज़ाम में काम किया, कैसे यहाँ,
वो तो अपने आप उनको हीरो बनाया गया था। जब तक उनके खिलाफ बातें शुरू नहीं हुई वो हीरो थे। तो वो हीरो का उनका जो रोल रहा है उससे हम बड़े प्रभावित थे, वो उसका भी असर है। उसके अलावा ये है कि उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हमसे हम सीखनी चाहिए, और जिस तरह से इजराइल कर रहा था हमने उससे सीखा। जो हमारे जो इंटेलिजेंस के NSA के लोग थे या जो भी रॉ के लोग हैं जो भी कुछ काम करते हैं, ये जो चीज़ें हमने उनसे सीखी हैं और इसी में हमारा काफ़ी कुछ जो मेल मिलाप हो रहा है उसका फ़ायदा यहीं पे हुआ था। उसका नुकसान कितना हो गया हमें, उसको लेकर के भारत की छवि एक शांतिप्रिय देश की जगह ये हो गई कि जो दूसरे देशों में जाके वो हिंसा करता है, यानी कि हत्या करता है। अब जब बात आई तो हमने विरोध भी किया, जो कनाडा, लेकिन जो 5 आई देश हैं जो जिनको सारे खबर रहती है, सबको खबर थी। अमेरिका भारत समर्थन नहीं कर पाया, कनाडा नहीं कर पाया, क्योंकि हमने ऐसा काम किया था। तो ये चीज़ें जो है हमने सीखी उन्हीं से हैं। उसके पहले हम ऐसी बातें सोचते भी नहीं थे, हमारे दिमाग में ऐसी बातें नहीं आती थी। अब देखिए, लॉ अबाइडिंग का मतलब क्या होता है। अगर आपको मैं ले चलूँ, माइक दुकाकिस जॉर्ज बुश के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उनसे पूछा गया एक सवाल कि अगर, क्योंकि वो लिबरल थे, वो लॉ अबाइडिंग थे, उससे पूछा गया कि अगर आपकी पत्नी के साथ कोई रेप करके हत्या कर दे तो आप क्या करोगे। तो वो थोड़ा रुके और उन्होंने बड़े धैर्य के साथ कहा कि मैं कानून व्यवस्था से उम्मीद करूंगा कि उसको ठीक से न्याय दिलाएगा। उसको लेकर के अमेरिकन लोग उसके खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा वहाँ जो एक आदमी होता वो इस तरह से बात नहीं करता, वो कहता है जैसे ट्रंप कहता है कि मैं लड़ूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो यानी बर्दानगी दिखाने की बात हो रही थी। तो अमेरिका में एक बहुत बड़ा एक उस तरह का माहौल था कि हम हमेशा कानून से काम करते हैं। वहाँ अगर किसी और की बात होती तो बात अलग होती, ये राष्ट्रपति के चुनाव की बात थी, वरना आमतौर पर कोई भी आदमी ऐसा करेगा। और उसमें फिर आप कितनी फिल्में देखोगे, जुडिशरी में जूरी की भी आपके साथ सिंपैथी होती है। अगर आपने ऐसा जो आपके घर में किसी के साथ किसी ने कुछ किया तो ये जिम्मेदारी बन जाती है घर के मुखिया की, किसी की, कि उसके साथ भी ऐसा ही करे। लेकिन कानून ऐसा नहीं कहता। तो हम लोग पड़े हुए इसलिए कि अगर हमारे साथ कुछ अन्याय हुआ तो भी हम कानून के पास जाएंगे। तब जब हमारा राज्य और देश ही करना शुरू कर दे ऐसा कि बिना ड्यू प्रोसेस के हम उसको सजा दें, तो वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। एक बहुत बड़ा हम पदच्युत हो गए एक तरह से, या मार्गच्युत हो गए, मान लीजिए, उस तरह से देखिए। तो क्या ये केवल सूचनाओं को ले जाने भर की बात नहीं हो सकती? हो सकता है कि मोसाद इजराइल हमारे देश की व्यवस्था में, राजनीति में, गवर्नेंस में भी इन्फिल्ट्रेट कर गया हो, उसको भी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा हो। जैसे अमेरिका की विदेश नीति को उसने अपने हिसाब से ढाल लिया है, भारतीय विदेश नीति भी उसी रास्ते पर जा रही हो, कुछ विलिंगली और कुछ इस तरह से। देखिए, अगर आप इजराइल के काम करने का तरीका देखें तो जो 6 लेयर्स हैं वो 6 लेयर हर जगह शामिल होती हैं। वो 6 लोग हमारे साथ भी चल रही हैं, हमारे साथ व्यापारिक रिश्ता है, लेकिन उनको हमें अपने साथ लेके चलना है। ये देखिए, भारत एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। सवाल ये कि हम सबसे अमीर नहीं हैं, हमारे बहुत लोग गरीब हैं, 90% लोग गरीब हैं, शिक्षित हैं, बातें अलग हैं। लेकिन हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में जो एक महत्ता रही है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूँ। जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, मुझे रात में एक अफ्रीकन ने जगाया जो कि विदेश में था। उसने कहा हमारे लीडर की हत्या हो गई है। इंदिरा गांधी की पोजीशनिंग ऐसी थी। अब ग्लोबल साउथ की बात आप करते हैं, तब वो बिना ग्लोबल साउथ के दुनिया में जो तीसरी दुनिया की नेता थी इंदिरा गांधी थी। हमारी स्थिति आज भी वैसी होनी चाहिए थी कि हमारे नेता को सब लोग ऐसा करें। तो वो कब होगा? जब हमारी मॉरल पोजीशनिंग ऊंची होगी। ये बात परसेप्शन की है, सही क्या है, गलत क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन परसेप्शनली तो हम हार गए। तो परसेप्शन में तो बहुत साफ है कि इजराइल वही हमारे यहाँ भी कर रहा है जो और जगह करता है, और रियलिटी में वो ऐसा होता है। लेकिन उससे ऊपर उठ के परसेप्शन तक ये बात पहुँच गई है। परसेप्शन तो नीचे रहती, छुपी रहती तो हम एक बात समझते, लेकिन अब परसेप्शन भी ऐसा हो गया है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि उनके वहाँ के लोग हमारे साथ हर तरह की बातें कर रहे हैं, हमको चीज़ें दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, कुछ चीज़ें खरीद बिक्री होती रहेगी, लेकिन बातचीत होती है, लॉबिंग होती है, उसमें तरीके निकाले जाते हैं, सामरिक तरीके के, आप यूँ करिए। तो इस तरह की बातों से हमारी जो विदेश नीति में एप्स्टीन फाइल हमारे यहाँ भी निकल सकती है। एप्स्टीन फाइल की जो है वो हमसे जुदा नहीं है, हमसे अलग नहीं है।
उसमें हम भी कहीं छुपे हुए हैं। हाँ, कुछ नाम तो आए हैं, हालांकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आई है और अभी एप्स्टीन फाइल पूरी सब सामने आई भी नहीं है, लेकिन हिंट तो मिल गया है कि हमारे भी लीडरान वहाँ फंसे हो सकते हैं और क्या पता यहाँ भी फंसे हो सकते हैं। ये कितनी खतरनाक बात है हमारी संप्रभुता के लिए, हमारी इंडिपेंडेंस के लिए, कि बाहरी शक्तियाँ अब हमारी भारतीय राजनीति को प्रभावित करेंगी, हमारी विदेश नीति को शेप देंगी। देखिए, उनका काम है हमारी राजनीति प्रभावित करें, उनका काम है हमारी विदेश नीति में दखलंदाजी करें। हमारा काम है ऐसा ना होने दें, ये परेशानी है। तो देखिए, हमारा आपका दुश्मन तो कुछ न कुछ चाल चलता रहेगा। जैसे किसी की कविता थी, मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है, अब वो मेरी चाल के इंतज़ार में है। तो वो तो उनका काम भी यही है, हमारा भी काम है। लेकिन हम कितने सफल होते हैं, सवाल इसका है, और हम कितने गलिबल हैं, यानी कि हम कितनी आसानी से कोई हमें बात समझा देता, हम समझ लेते हैं, वहाँ मुश्किल है। तो जब हम मान लेंगे कि हमारे जो मूल्य हमारे मूल्य नहीं हैं, तो हमारा दायरा जो है गलत करने का बड़ा हो जाता है। अगर हम मूल्य को लेकर चलते हैं तो गलती करने का दायरा छोटा रहता है। तो वहाँ थोड़ी बड़ी परेशानी हो रही है। एक और बीच बीच में बात उठती रहती है कि जिस तरह से इज़राइल ने सेटलर्स का काम किया है कि इज़राइलियों को फ़िलिस्तीनियों की बस्ती में बसाने का, इस तरह से कहीं कश्मीर में भी किया जाए। शुरू में बात उठी भी थी, अभी ठंडे बस्ते में, हो सकता है कल को हो जाए। क्या ये आइडियाज़ वहाँ से भी आ रहे हैं हमारे देश में? देखिए, भारत में भी कई जगह ऐसे हैं सेटलमेंट हुए हैं यहूदियों के, वहाँ के बारे में रिपोर्ट बहुत अच्छी तो नहीं है। कई जगहों पे ऐसी स्थिति है कि वहाँ अपने स्थानीय लोगों को जाने दिया नहीं जाता, ऐसा भी हो रहा है। तो जहाँ भी एक आप ग्रुप को सेटल करोगे, वहाँ उस ग्रुप की उसके नियम शुरू हो जाते हैं। तो ज़रूरत यह है कि किसी ग्रुप को ग्रुप की तरह सेटल मत होने दो, उनको समाज के बीच में ला के छोड़िए, उनको एक जगह इकट्ठा मत होने दीजिए। इंग्लैंड में ये मुश्किल हो गई है, वहाँ जो कई सारे जो इमिग्रेंट्स हैं उन्होंने एक इलाका निकाल लिया, उस इलाके में पुलिस भी जा सकती है। ये कई यूरोपियन देशों में ऐसा हो रहा है। तो जहाँ भी आप लोगों को एक समुदाय की तरह बैठने दोगे अपने देश में, वहाँ इस तरह की मुश्किल खड़ी होती हैं। लेकिन असुरक्षित हो जाते हैं ना फिर, अगर इस तरह से एक जगह नहीं रहेंगे तो असुरक्षित हो जाते हैं। ग्रुप में रहते हैं तो सेफ फील करते हैं। और दूसरी बात है, आइडिया तो डेमोग्राफी चेंज करने का है कि कश्मीर की डेमोग्राफी बदल दी जाए, वहाँ पर जो मुसलमानों का बहुमत है उसको कैसे कम कर दिया जाए ताकि वो समस्या ही हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। उसको कम करने के तरीके बहुत हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे वर्ग को लाते हैं जो वर्ग इन चीज़ों में माहिर है, सेटल होने माहिर है, और जहाँ सेटल होता है वहाँ सबको छीन लेता है, अगर उसको लाएंगे तो आप एक नई मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। तो वहाँ ऐसे लोगों को लेके जाइए जिनका मन हो, ऐसा माहौल खड़ा कीजिए लोग वहाँ के जाके बसें। उसके तरीके बहुत सारे हैं। अगर हमने एक समुदाय को ला के बैठा दिया तो हम एक और मुश्किल खड़ी करेंगे, ये मेरा मानना है। और जहाँ भी आप देखो दुनिया भर में, शुरुआत अमेरिका से हुई थी, मान लीजिए वहाँ चाइना टाउन है, लिटिल इटली है, लिटिल इंडिया भी कहलाता है, इस तरह की चीज़ें हुई हैं। लेकिन जितने शुरुआती अपराध होते थे वही हुआ करते थे, धीरे धीरे वहाँ तो कर लिया। लेकिन यूरोप में उसका एक, अभी फ्रांस में देखिए क्या क्या हालत हुई है, क्योंकि उन्होंने एक जगह उनको दे दी। इंग्लैंड में हुई है, हॉलैंड में, जर्मनी में, स्कैंडिनेविया में बातें इस तरह की हो रही हैं। तो उनको अगर देखिए, जब शुरू में अमेरिका बुलाता था आपको, तो एक आदमी जाता तो एक शहर में एक आदमी रखा। अब ये हो गया कि अगर आपके पास 50,000 शहर हैं तो आप एक साल में 50,000 लोगे। अगर आप 1 लाख लाओगे तो हर शहर में 2 लोग जाएंगे। अगर 10 लाख, हर साल में 20 लोग जाएंगे। ये 20 लोग इकट्ठा रहेंगे कि 20 लोग 20 घरों में थोड़ा दूर दूर रहेंगे, उससे तय हुआ कि समाज जो है वो मेल्टिंग पॉट बनेगा या एक गेटोस बन जाएंगे। जी जी। ये बताएं कि ये जो खतरे की बात मैं कर रहा था कि अगर हमारे देश में इस तरह से, और दुनिया भर के देशों में अब तो इलेक्शन वगैरह को इन्फ्लुएंस कर रही हैं बाहरी शक्तियाँ। अमेरिका तक में ये बात हुई है, हिलेरी क्लिंटन के साथ जो कुछ हुआ था ट्रंप के इलेक्शन में। और तो क्या भारत में भी अब इलेक्शन को प्रभावित करने की स्थिति आ गई है? जो मुल्क हैं, दूसरे मुल्क हैं या एजेंसियां हैं, वो कर रही हो सकती हैं? आपको ये डर लगता है? हम गए अमेरिका, हमने क्या कहा, अब की बार ट्रंप सरकार। हम गए इंग्लैंड, हमने क्या कहा,
ये सरकार बनाओ। तो अगर हम खुद कर रहे हैं तो वो भी हमारे यहाँ करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का जो थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस बहुत पुराना है, लेकिन थोड़ा बहुत है, वो विचारों से होता था। कुछ लोग, उनकी विचारधारा इस तरह की होनी चाहिए, उनसे हम ज़्यादा बात करते थे, विदेश के लोग विचार आते थे, लेकिन उनको बहुमत नहीं मिलता था, उसकी बहुलता नहीं थी। अब जो लग रहा है, अगर कई जगह पे देखिए, पहली बार जब मैंने सुना बिहार के सीमांत इलाकों में लोग, गांव में लोग अब बात कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं 25 से 1 साल पहले की, ISI। मैंने कहा ISI क्या होता है? तो वहाँ पर ISI का इन्फिल्ट्रेशन हो चुका था 25 साल पहले। अब वो बात नहीं सुनता मैं वहाँ पे, लेकिन उस समय में करीब 5-10 साल कुछ ऐसा लगा। तो इन्फिल्ट्रेशन तो इस तरह से दूसरी शक्तियाँ करती रहेंगी। ये सवाल है कि हम कितने मजबूत हैं, हम कितने मुस्तैदी से इसका जवाब देते रहते हैं, ये है। लेकिन इलेक्शन में हमारे यहाँ, चूँकि हमारा बहुत बड़ा इलेक्शन है और हमारे यहाँ का जो जिस तरह से वोट दिए जा रहे हैं और जिस तरह से अभी चल रही है, हमें लगता है कि उसकी संभावना सीधे तौर पे कम है, लेकिन एक वैचारिक तौर पे तो होती रहेगी। अमेरिका में जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा, उसकी क्या स्थिति? अभी लगातार खबरें आ रही हैं कि हेट क्राइम्स उनके खिलाफ बढ़ गए, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, वापस लौट जाओ, इस तरह की चीज़ें चल रही। ये जो शुरुआत हुई है, जब से यहाँ से खबरें जाना शुरू हुई हैं कि भारत में एक समुदाय के खिलाफ कुछ चीज़ें हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, हिंसा हो रही है, उसके बाद वहाँ पे एक ऐसा माहौल बना है कि भारतीय लोग जो हैं वो शांतप्रिय लोग नहीं हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो ये जो हमारे परसेप्शन में जो गड़बड़ आ गई है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी बात ये है कि आपने देखा कि लोगों ने कहा था यहाँ पे एक ट्रंप के लिए यज्ञ भी हुए थे, वहाँ भी जो हिंदुत्व वाले थे उनकी, कमला हैरिस भारतीय मूल की थी, फिर भी पूरा कैंपेन चलाया गया उनके खिलाफ। ये मान लिया गया कि ट्रंप इस तरफ रहेंगे और कमला हैरिस नहीं रहेंगी, ऐसी कोई बात नहीं थी। कमला हैरिस भी उतनी ही होती, क्योंकि हमारी जो विदेश नीति अमेरिका की है वो डायस्पोरा के लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। चलाने में तो पूरी व्यवस्था चलती है, सवाल है उसको इन्फ्लुएंस कौन करता है। तो अब तक जो भी भारत के साथ अच्छा हो रहा है, उसमें भारतीय मूल के जो प्रवासी अप्रवासी हैं अमेरिका में, उनकी बहुत बड़ी देन है, उनका बड़ा योगदान है इसमें। तो क्या कमला नहीं करते? वो भी करते, लेकिन हमने वो उसको छोड़ के विदेशी का समर्थन किया, वो भी इंटरफेरेंस है, तो वो भी करेंगे। तो लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो वहाँ के रह रहे हिंदुस्तानी हैं, ख़ासतौर से मोदी के आने के बाद, वो ज़्यादा एम्बोल्डन हुए अपनी आइडेंटिटी को लेकर, फेस्टिवल्स को लेकर, वो और चुभने लगा लोगों को, वो एक उसके रिएक्शन हो रहा है। देखिए, जिस तरह से वो बात करते हैं वो मेरे गले नहीं उतरती। हिंदुत्ववादी भारतीय जिस तरह से अमेरिका में बात करते हैं, वो देख मुझे लगता है ये कैसे दक्षिणपंथी हैं, कैसे प्रतिक्रियावादी लोग हैं। जब मुझे बर्दाश्त नहीं होता एक भारतीय होने के नाते, भाई अंत में आप कुछ भी कह लें, मैं तो भारतीय रहूँगा, जीवन भर रहूँगा, तो मैं भारत से कितना बाहर चला जाऊँ, भारतीय तब से जाती बाहर, ठीक है ना। तो उसके बावजूद जो है, जब देखता हूँ अपने करीब आधे लोग, उनकी भाषा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये सोचते किस तरह की भाषा होती है? वो कहते हैं कि हिंदू महान है, वो सबसे बड़े हैं, विश्वगुरु हैं, और हमारी अपनी जगह है, और हम हर चीज़ में आगे हैं आपसे। अब जो यहाँ भाषा सुनते हैं वही भाषा का इस्तेमाल वहाँ करते हैं वो लोग। तो ये तो चिढ़ाने वाली बात है। बिल्कुल। तो आपने शुरू में देखा हो, करीब 20 से 25 साल पहले जो बिंदी पहन के निकलती थी, उनके खिलाफ डॉट वालों के साथ हुई एक आध घटनाएं हुई, फिर ख़त्म हो गई। अगर हम अपनी आइडेंटिटी को उस माहौल में, किसी माहौल में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जगह देंगे तो कुछ प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। लेकिन अब स्थिति ये है कि वो कुछ ज़्यादा हो रहा है। हमारे जो लोग हैं, जैसे जहाँ कोई लिबरल बात करता है उसके खिलाफ हमारे भारतीय खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे एक जयपुर डायलॉग करके पूरा एक चैनल बना हुआ है, उसका काम यही सिर्फ टंका बजाना है, हिंदू सबसे महान है, मुसलमान खराब है। इनफैक्ट हमारे एक बहुत मित्र भी थे, दूर के संबंधी माने जाएंगे, उन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश की, अंत में इसी बात पर हार गए कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ स्टैंड लिया और करीब 2-3 हज़ार वोट से हार गए। अब इस हद तक वो मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो गए थे कि अंत में जीती बाजी हार गए।
और ये उनका ये सिलसिला चल चुका है वहाँ पे। और यहाँ ये संगठन भी है उनके आरएसएस से जुड़े संगठन भी हैं जो इस तरह की चीज़ों को हवा दे रहे हैं। एचएसएस तो ही है। एचएसएस के अलावा तब तरह तरह की स्थानीय संस्थाएं बनी हैं जो उससे जुड़ी हुई हैं एचएसएस से। एचएसएस जो है आरएसएस का अमेरिकी संस्करण है। देखिए उनके कुछ लोग जो सेवा काम करते, बहुत अच्छा काम करते हैं सेवा इंटरनेशनल वाले, वो उन्हीं जब विपदा आती है तो उसमें काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, उससे श्रद्धा मिलती है, उनकी तारीफ़ होती है। लेकिन जब लोग हिंदुत्व की बात करते हैं तब बहुत मुश्किल होती है। जब आप कहेंगे हमारा धर्म आपसे महान है, तब परेशानी होती। ये आरएसएस वहाँ लॉबिंग के लिए फर्म हायर कर ली है, ये क्या मकसद हो सकता है? देखिए वो चाहते हैं, कई चीज़ें ऐसी हुई कि जैसे हिंदू के खिलाफ कोई लेजिस्लेशन एक कैलिफोर्निया में था। वो बात ये थी कि वहाँ किसी ने कहा कि जो भारत के जो दलित हैं उनके खिलाफ, जो भारत के ऊंची जाति के लोग हैं, वो उनके खिलाफ नौकरी में इधर उधर जहाँ भी मिलते हैं वहाँ वैसे जी, एक मूवमेंट चल रहा था कैलिफोर्निया वगैरह में। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेसमैन के साथ लॉबिंग की और कांग्रेस ने वो पास भी कर दिया बिल। गवर्नर साइन करने वाले थे तो हमारे एक मित्र हैं रमेश कपूर, वो रहते, उन्होंने मुलाकात की गवर्नर से। उन्होंने कहा देखिए ये जो है इससे थोड़ा आपका नुकसान हो जाएगा, इसको आप साइन मत कीजिए, और आप साइन मत कीजिए। मैंने बाइडेन को बहुत सपोर्ट किया तो आपको भी सपोर्ट करूँगा। उनको प्रलोभन दिया तो उन्होंने उसको वीटो कर दिया। अब दोबारा उसको लाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये इस तरह का काम करना चाहते हैं जो ये ग्रुप हैं, जहाँ भी कोई चीज़ दिखे कि वो भारत हिंदुत्व के खिलाफ है, इस तरह की चीज़ें। भारत के खिलाफ नहीं, भारत के खिलाफ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डायस्पोरा बहुत मजबूत हो गया है, लेकिन हिंदुत्व के खिलाफ वाले जो ग्रुप हैं वो इस तरह के हैं। तो डायस्पोरा में जो हिंदुत्ववादी हैं और जो भारतवादी हैं, इनका क्या रेशियो है? मेरा मानना है कि अब तो आधा आधा हो गया है, करीब करीब आधा आधा हो गया है, 50-50। क्योंकि ये सब भाजपा से जुड़े हैं, संघ से जुड़े हैं, तो करीब आधे लोग तो हैं। और अब जो रिएक्शन हो रहा है अमेरिका में, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनसे गलती हो रही है। नहीं, उस रिएक्शन के उसके खिलाफ फिर रिएक्शन वो कर रहे हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उस तरह की बातें हो रही हैं। मतलब बात बढ़ती जा रही है। उसको शांत करने की जगह समझना कि ये बात गलत है, हम इस देश में आए हैं तो हम इस देश की तरह रहें। जो भारतीय वहाँ गए हैं उनकी जो क्षमता है, उसमें जो वहाँ का तंत्र है उसको लेकर उनकी क्षमता बढ़ी है ना। उनको अगर आप भारत ले आओगे उनकी क्षमता कम हो जाएगी। अगर उनकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता वहाँ ज़्यादा है, उनको आप देश में ले अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें व्यवस्थागत जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा बढ़ी है। और वो ये बात समझना नहीं चाहते, वो सोचते हैं कि हमारा पूरा हक है अपनी बात कहने का। तो वो वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं जैसे आप देखो मुसलमान कर रहे हैं इंग्लैंड में। उनका व्यवहार कुछ से बहुत अलग नहीं है। और हमारी चिंता का विषय, खाली अच्छी बात यह है कि भारतीय वहाँ उस तरह कंसंट्रेटेड नहीं है, तो थोड़ा बिखरे हुए। अमेरिका बहुत बिखरा हुआ देश है, और करीब मान लीजिए वहाँ हमारे 50 लाख लोग हैं, तो 50 लाख लोगों में से 10 एक अगर आपके मतलब 2-3 लाख वाले इलाके बन चुके हैं, लेकिन 2-3 लाख लोग भी जो हैं वो एक शहर एक गांव में नहीं रहते, वो करीब 200-300 गांव में रहते हैं। तो एक आध शहर होते हैं जहाँ की लिटिल इंडिया बन जाता है, जैसे कि इलिनॉय में है, न्यू जर्सी में है, तो कुछ इलाके ऐसे, कैलिफोर्निया में फ्रेमॉन्ट को लोग कहते हैं लिटिल इंडिया कहते हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं। लेकिन ये समृद्ध इलाके हैं। जो समृद्ध लोग ऐसी बातें नहीं करते, वो लोग करते हैं जो ज़्यादा सफल नहीं होते, वो उसका ज़्यादा बड़े हिस्सा बन जाते हैं। आखिर में एक रैपिड फायर राउंड होगा। पहला सवाल, भारतवंशी होने के नाते अमेरिका में आप कैसा महसूस करते हैं? अब तक तो बहुत अच्छा महसूस करता था कि उन्होंने हमें कभी महसूस नहीं होने दिया कि हम उनसे कम हैं। लेकिन चीज़ें बदल रही हैं। कुछ लोगों के लिए बदलेंगी अगर उनका व्यवहार गलत होगा। आप अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को, हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहें? जब अमेरिका में रहते हो तो अमेरिकन बन जाओ, हिंदू दूसरे नंबर पे आओ। भारत को क्या संदेश देना चाहते हैं, खासतौर से भारत सरकार को? कि हमारे जो अप्रवासी भारतीय हैं वो आपके साथ हैं,
भारत देश के साथ है, लेकिन उसको बांटने की कोशिश मत कीजिए। जो हम बांट रहे हैं कि जो भारतीय हिंदुत्ववादी तो हमारे साथ हैं बाकी नहीं हैं, वो नहीं होना चाहिए, उससे नुकसान होगा। इजराइल के साथ संबंधों पर क्या होना चाहिए? इस वक्त इजराइल के साथ हमारे संबंध ठंडे कर देने चाहिए, अगर बनाए रखने भी हैं तो हमें उसमें प्रोएक्टिव नहीं होना चाहिए। ट्रंप के साथ कैसे रिश्ते सुधर सकते हैं? उनके साथ सुधारने का तरीका तो बहुत प्रैक्टिकल सा है, उनके बच्चों से बात कर लीजिए। लेकिन बड़े अगर आप राजनयिक दौर पे देखें तो उनके साथ, चूँकि वो बाल महाराजा एक तरह से हैं, तो थोड़ा संभल के चलते रहिए। अब देखा अभी वो उनकी जो चाल समझिए, वो पहले अपनी स्टेक्स बहुत ऊंची कर देते हैं, फिर आप बातचीत करते हैं, फिर नीचे ले आते हैं, वो देखते हैं कहाँ कितना हम मिल सकता है। तो उस तरह उनसे बहस मत कीजिए, उनसे नेगोशिएट करना सीख लीजिए। ट्रंप के साथ रिश्तों में इस खराबी के लिए प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार कितनी जिम्मेदार है? ट्रंप तो हैं जैसे हैं, हमारी तरफ से क्या चूक हुई? हमारी तरफ से चूक हुई कि हमने अपनी बाजी समझी नहीं, हमारी बाजी क्या है। पहले कुछ ज़्यादा कह गए, फिर पीछे कुछ कम कर गए, हम उसको संतुलित नहीं कर पाए। तो वो जो है सरकारी तौर पे जो समझ की बात होती है, हमारा आकलन जो था कुछ ठीक नहीं था उस बारे में। ज़्यादा कह गए मतलब ज़्यादा गलबहियाँ, ज़्यादा झप्पी ले ली, ज़्यादा निकटता दिखा दी। राजनय में जो है अपने आप को थोड़ा सा दूरी रखनी चाहिए। हमें शायद बशीर बद्र की जो शेर है, जो गले मिलोगे तपाक से तो कोई हाथ भी ना मिलाएगा, कोई हाथ भी न मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से चला करो। फासला बहुत ज़रूरी है। हर कंपनी में, हर संस्था में अगर आप फासला नहीं रखोगे तो संस्था खत्म हो जाएगी। और राजनय में तो बहुत ही आवश्यक था। तो वो जो भी वजह थी, जितने करीब आने की उन्होंने कोशिश की, दुनिया उतनी दूर चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका।